जय हिंद दोस्तों। आज आपका सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ 4 महीने बाद। इसका केवल एक ही कारण था कि आगे के जो मैं एपिसोड्स करने वाला हूँ, वो भारत के अलग-अलग साम्राज्यों के बारे में हैं। भारत के वो गौरवशील साम्राज्य जिन्होंने भारत के गौरव को आगे बढ़ाया, भारत के कल्चर को, संस्कृति को आगे बढ़ाया और भारत के शौर्य को आगे बढ़ाया। और इस कारण मेरे को प्रिपरेशन करने में समय लगा, मेरे को वक्ताओं को खोजने में समय लगा और उस कारण मेरा ये 4 महीने का जो गैप है। परंतु आशा है कि अब जो मैं आपको सुनाऊँगा, आज के बाद अलग-अलग साम्राज्यों की कहानियाँ सुनाऊँगा मैं, भारत के साम्राज्य। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि भारत के 5000 वर्ष का इतिहास अगले कुछ एपिसोड्स के अंदर मैं आपके सामने लाऊं। जब मैं कुछ एपिसोड्स की बात करता हूं तो वो 2, 4, 10 एपिसोड नहीं होंगे। मेरा अनुमान है कि कम से कम 45-50 एपिसोड तो होने ही चाहिए। उसके अंदर मेरी कवरेज कलचुरी राजवंश होगी जो आज से शुरू करूंगा। उसके अलावा चोला राजवंश है, चालुक्य राजवंश है और भारत के जितने भी अन्य साम्राज्य रहे हैं पिछले 5000 वर्षों के, उन सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अच्छे-अच्छे वक्ता लेके आऊँगा जो इसके जानकार हैं विषय के। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं कलचुरी साम्राज्य के बारे में। कलचुरी साम्राज्य बहुत अधिक नोन नहीं है लोगों को, पर ये जो साम्राज्य था ये नर्मदा नदी के आस-पास से आरंभ हुआ था। आप ये कह लो कि नर्मदा नदी के तट से आरंभ हुआ था। कलचुरी राजवंश की 4 शाखाएँ थीं। एक तो हुई महिष्मती राजवंश, एक हुआ त्रिपुरी राजवंश, एक हुआ रतनपुर राजवंश और चौथा हुआ कल्याणी राजवंश। कलचुरी राजवंश की जो कहानी है, उसके लिए हमारे पास वक्ता हैं मेधाजी दुबे। तो मेधाजी ने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फर्म मेधिरा डिज़ाइन्स, ये जबलपुर में स्थित है, इसकी स्थापना की थी। 2017 में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये भोपाल में आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन में मास्टर्स पूरा करने के बाद उन्होंने आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट करने के साथ-साथ नर्मदा नदी की विरासत पर निरंतर शोध कार्य किया है। नर्मदा नदी वो जहाँ से ये कलचुरी राजवंश का आरंभ हुआ। नर्मदा नदी के प्राकृतिक और निर्मित विरासत की रक्षा का प्रयास किया गया है। उन्होंने आर्किटेक्चरल, जर्नलिज्म और प्राचीन भारत की कला और वास्तुकला पर अतिरिक्त पाठ्यक्रम किए हैं। नर्मदा नदी के किनारे के सांस्कृतिक परिदृश्य और जबलपुर के आसपास के वास्तुकला महत्व पर उनके नाम से कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। नर्मदा नदी के साथ कलचुरी, गोंडवाना राजवंश, उनकी विरासतों का पहलुओं के वास्तुकला महत्व पर भी इन्होंने काफ़ी शोध किया है। आजकल भी ये रहती हैं बर्मिंघम में, लेकिन उसके बावजूद इनका इंटरेस्ट जबलपुर की तरफ है और जबलपुर में कई जगह पे ये शोध कार्य कर रही हैं। इनके द्वारा अभी भारत की नदी घाटी संस्कृति की खोज और नर्मदा नदी घाटी की सांस्कृतिक विरासत, इन विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं ऑनलाइन आयोजित कर रही हैं, किए जा रहे हैं, इनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेधा जी के पास बहुत ज्ञान है और ख़ासकर नर्मदा नदी के आसपास का जितना भी साम्राज्य है, उस कालखंड के समय का। तो हमको आज से मौका मिलेगा अगले कुछ एपिसोड्स में, जो मेधा जी हमको कलचुरी राजवंश के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अब मैं माइक देता हूँ मेधा जी को और मेधा जी अब आपको
बताएंगे सब कुछ। नमस्ते, मेरा नाम मेधा दुबे है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है कल्चुरी डायनेस्टी। तो बेसिकली है कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कल्चुरी डायनेस्टी इन इंडिया। अब हम कल्चुरी वंश के बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक काफी महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने मध्य और पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया। कल्चुरी वंश ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म में भी इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान था। और इन्होंने जो मंदिर, मूर्तियां और साहित्यिक कृतियां का जो निर्माण किया, उनका आज भी काफी मतलब जो महान योगदान था उसका भी प्रमाण हम देख सकते हैं। तो शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायियों को भी इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, और इसके अलावा इन्होंने अनेक मंदिरों और धार्मिक संस्थानों का भी निर्माण करवाया अपने समय में। अब कल्चुरी वंश की उत्पत्ति किस तरह हुई उसके बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनसे हमें काफी महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस वंश का जो प्रारंभिक स्थल था वो माहिष्मती था, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो अब जो इन सारे एविडेंसेस को अगर हम कंबाइन करके देखते हैं तो हमें एक मोटी मोटी जानकारी ये मिलती है कि माहिष्मती पहले के समय में था, वो संभवतः आज का महेश्वर हो सकता है, क्योंकि जो ज्योग्राफिक कंडीशंस एक्सप्लेन की गई थी, या फिर और जो भी बिल्ट हेरिटेज या नेचुरल हेरिटेज का जो एग्जाम्पल दिए गए थे, वो सबसे ज्यादा सटीक जो है वो महेश्वर और उसके आसपास के एरियाज पर बैठते हैं। इसलिए हम माहिष्मती को महेश्वर से कनेक्ट करके देख सकते हैं। कल्चुरी वंश के जो शासक थे, उन्हें इस पूरे एरिया को, जो सेंट्रल इंडिया है, वो उसे चेदी क्षेत्र भी कहा जाता था, इसलिए इनको कल्चुरियों को चेदी के कल्चुरी भी कहा जाता था। अब कल्चुरियों का एक और नाम है भी था, और ये लोग काफी प्राचीन लोग थे जिनको महाकाव्यों और पुराणों में लगभग 249-250 ईस्वी से जाने जाते थे। इनकी कई शाखाएं उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में भी बसी हुई थी, और लगभग 6ठी सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने एक काफी शक्तिशाली राज्य पर शासन किया, जिसमें गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और बाद में मालवा के कुछ भाग भी शामिल थे। इनमें से एक ने आधुनिक गोरखपुर जिले में सरयू पारा में एक रियासत की स्थापना की, और दूसरा, जो जल्द ही बहुत शक्तिशाली बन गया, बुंदेलखंड में चेदी देश पर शासन करता था। तो चेदी के कल्चुरी, जिन्हें दाहालों के राजा भी कहा जाता है, की राजधानी त्रिपुरी में थी, जो जबलपुर के पश्चिम में 6 मील की दूरी पर आधुनिक गांव तेवर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे तो इनकी अनेक शाखाएं थी, लेकिन सबसे ज्यादा काम क्योंकि इन्होंने सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश में ही किया, इसलिए जो मेजर एविडेंसेस हैं या जो भी मेजर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, वो सेंट्रल इंडिया से रिलेटेड ही मिलेगा। अब प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों के साथ साथ महाभारत और बघेलखंड क्षेत्र को है कल्चुरी या चेदी वंश के शासकों से जोड़ते हैं, जो कि 3री सदी ईस्वी के दौरान पर्याप्त महत्व प्राप्त कर चुके थे। इनका मूल निवास नर्मदा नदी के किनारे ही है, जिसमें माहेश्वर या माहिष्मती राजधानी के रूप में था। इन्होंने कलिंजर का किला, जो कि सतना जिले की सीमा से कुछ मील दूर उत्तर प्रदेश में आता है, उसको भी प्राप्त कर लिया था, और इसे ही आधार बनाकर उन्होंने संपूर्ण बघेलखंड पर भी अपना अधिकार बढ़ाया। अब चेदी वंश का मुख्य गढ़ कलिंजर था, और इनका सबसे गर्वित उपाधि जो थी वो कलिंजराधीश्वर यानी कलिंजर के भगवान थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कलिंजर पर इनका कितना ज्यादा प्रभाव था। कलचुरियों को जो पहली हार मिली वो चंदेल प्रमुख यशोवर्मन के हाथों मिली, और इन्होंने कलिंजर का किला और उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद भी कलचुरी काफी शक्तिशाली राज्य था, और लगभग 13वीं सदी तक इन्होंने अपनी अधिकांश संपत्तियों को काफी अच्छी तरह से बना के रखा। अब जो कल्चुरी वंश था वो अनेक
प्राचीन वंशों में बटा हुआ था, क्योंकि इनके जितने पुत्र थे उनको अलग-अलग एरियाज डेजिग्नेटेड थे, तो काफ़ी सारे अलग इनके वंश बटे हुए थे। लेकिन इनमें से 2 प्रमुख माने जाते हैं और ये मध्य भारत में ही शासन करते थे। तो एक्चुअली इस वंश का नाम कलचुरी किस तरह से पड़ा, इसकी भी थोड़ी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक कलचुरी राजा सोमा ने परशुराम जी के क्रोध से बचने के लिए अपनी दाढ़ी और मूछ बढ़ा ली, और इसके बाद इनके परिवार को कलचुरी के नाम से जाना जाने लगा। तो कलचुरी शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कल्ली और चूरी। तो कल्ली का मतलब है लंबी मूछ और चूरी का मतलब है तीखी चूरी। तो जब इसको जोड़कर देखते हैं तो उसका एक मोटा-मोटा मतलब निकलता है तेज छुरी के आकार की मूछें। तो हमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स तो नहीं मिलती हैं, जो कुछ 1-2 पुराने फ़ोटोज़ मिलते हैं, उसमें देख के समझ में आता है कि क्योंकि इनकी मूछें एक्चुअल में भी काफ़ी बड़ी और तीखी होती थी, तो उस तरह से भी इस नाम को जोड़ा जाता है कि कलचुरी मतलब जिनकी तेज छुरी के आकार की मूछें होती थी। अब कलचुरी वंश के जो राजा थे वो माहिष्मत से 7वीं शताब्दी के अंत तक शासन करते रहे। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी पहले कलिंजर और फिर त्रिपुरी में स्थानांतरित कर दी। तो मुरारी जी ने जब माहिष्मती को कलचुरी राजाओं की पैतृक राजधानी बताया है, इसलिए वह उस समय फला फूला होगा जब कलचुरी परिवार की कई शाखाएं उत्तर और दक्षिण भारत में अलग-अलग राजधानियों में शासन कर रही थी। तो यानी काफी बड़ा इन लोगों का क्षेत्र था। अब शंकरगण ने महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये लगभग 750 से 775 ईस्वी तक राज करते थे और इनको ही इस कलचुरी राजवंश का पहला प्रमुख शासक माना जाता है। इन्होंने ही बांधवगढ़ पहाड़ी और भेड़ाघाट के मंदिरों का निर्माण करना शुरू करवाया था। इसके बाद लक्ष्मण राज प्रथम, जो कि 825 से 850 ईस्वी, और कोकल्ला प्रथम, जो कि 850 से 900 ईस्वी तक के आगमन तक शंकरगण प्रथम के उत्तराधिकारियों में कुछ भी ज्यादा ज्ञात नहीं है। तो कोकल्ला प्रथम के शासनकाल के साथ कलचुरी प्रमुखता में आए और चेदियों के सबसे पुराने शिलालेख जिनमें संस्थापक कोकल्ला प्रथम का उल्लेख है, बिलहरी शिलालेख और कर्ण की बनारस प्लेटें हैं। इन लोगों ने अपने राज्य का विस्तार चंदेलों और राष्ट्रकूटों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर किया, और पुराने समय में क्योंकि इसी तरह से अपने राज्यों का विस्तार किया जाता था, तो इन्होंने भी इसी तरह से अपने राज्य का विस्तार किया। फिर इन्होंने एक चंदेल राजकुमारी से विवाह किया और उनकी बेटी का विवाह कृष्ण द्वितीय से हुआ। इन्होंने प्रतिहार राजा भोज द्वितीय को उनके भाई महेपाल के खिलाफ सत्ता के संघर्ष में भी मदद की, और इस प्रकार इन्होंने अपने सिंहासन को काफी गौरवान्वित किया। तो कई सारे रीजन्स थे, लेकिन युवराज देव प्रथम जो थे उनके समय में इन्होंने बंगाल, कुंतल, गुजरात, उड़ीसा, कश्मीर, मगध, पांचाल, अवंती, जालंधर, केरल और मालवा के खिलाफ कई सारे सफल युद्ध किए, और इस तरह से इस पूरे रीजन पर इनका राज था। इनकी पत्नी जो थी वो भी नोहला की चालुक्य राजकुमारी थी, और इनको चक्रवर्ती और त्रिकालिंगाधिपति जैसी उपाधियों से भी नवाजा गया था। और इसके अलावा इन्होंने गोलकी मठ और कई अन्य बड़े मंदिरों और मठों का भी निर्माण करवाया। तो मतलब ओवरऑल इन लोगों का जो प्रेजेंस था वो काफी स्ट्रॉन्ग था उस समय। अब शुरुआत इनकी पहले हो चुकी थी, लेकिन प्रारंभिक विस्तार जो था वो 7वीं शताब्दी के दौरान हुआ, जब इन्होंने नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे उत्तर महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा और पश्चिमी दक्कन के क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की। इनकी राजधानी माहिष्मती से शुरू होकर और फिर उसके आसपास के घेरे में ही साम्राज्य धीरे धीरे विस्तारित होता गया।
अब अगर हम बात करें जो इनके प्रमुख शासक थे उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले कोकल्ला प्रथम, जिन्होंने 845 से 888 एडी तक लगभग राज किया। इनको पहला सफल संस्थापक माना जाता है कचुरी वंश का, और इन्होंने कन्नौज के राजा भोज और उनके सामंतों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने कह सकते हैं कि अपनी सैन्य और कूटनीतिक नीतियों से अपने राज्य को काफी सुदृढ़ किया था। और दक्षिण में जो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण राज थे और उत्तर में राजा भोज जो कि प्रतिहार वंश के थे, उनको भी उन पर भी विजय प्राप्त करके अपना विजय स्तंभ स्थापित किया। तो इनका राज्य अभिषेक लगभग 845 ईस्वी में हुआ था, और इनके अस्तित्व का भी कोई बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन इनके शासन को उनके वंशजों द्वारा बनाए गए शिलालेखों से प्रमाणित किया गया है। तो युवराज जो थे उनका बिलहरी लेख और कर्ण का वाराणसी अभिलेख उनके शासन की पहचान के काफी महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। इन शिलालेखों में उन्हें वीर योद्धा के रूप में ही चित्रित किया गया है, और इवन बिलहरी लेख में कहा गया है कि इन्होंने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की, और दक्षिण में कृष्ण राज जो थे जो राष्ट्रकूट वंश के थे, और उत्तर में राजा भोज को जो उन्होंने अपनी 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी, इससे ऐसा कहा जाने लगा कि पूरी दुनिया पर ही विजय प्राप्त की गई। और क्योंकि इन लेखों की जो सच्चाई है उसकी भी पुष्टि बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नहीं की जा सकती है, इसलिए जो इतिहासकार हैं वो भी थोड़ा संदेह की दृष्टि से ही देखते हैं इस पूरे एपिसोड को। लेकिन हाँ, फिर भी ये चीज तो एविडेंट है कि जो कोकल्ला प्रथम थे वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, और इनके ही समय में सबसे ज्यादा सफल संस्थापक हुआ था कलचुरी राजवंश का। और इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें ये पता है कि इनके जो सफल सैन्य अभियान हम कह सकते हैं, इनके कारण वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। इसके बाद आते हैं युवराज प्रथम, जो कि 915 से 945 ईस्वी तक में राज करते थे, और ये भी काफी उत्कृष्ट योद्धा थे। इन्होंने बंगाल के पाल और कलिंग के गंग राजाओं को पराजित किया, और इनके शासन के दौरान जो महान संस्कृत लेखक राजशेखर थे वो कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी में शरण लेने आए, और इन्होंने अपनी 2 महान पुस्तकें काव्य मीमांसा और विद्याशाल भंजिका युवराज प्रथम के ही संरक्षण में पूरी की। तो ये राजा युवराज जो थे ये भी शैव संप्रदाय के अनुयायी थे, और काफी उदारता से इन्होंने दान पुण्य अपने समय में किया हुआ था। इनकी पत्नी नोहला चालुक्य वंश की वंशज थी, और इन्होंने बेलहरी के पास भूमि के काफी सारे भूखंडों में भव्य शिव मंदिर के निर्माण के लिए दान किया था। तो जो जबलपुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर है, ये भी राजा युवराज के ही शासनकाल में इसका काफी ज्यादा काम हुआ था। तो युवराज प्रथम के बाद हम लोग आते हैं लक्ष्मण राज द्वितीय पर, जिन्होंने 945 से 970 ईस्वी तक में राज किया, और इन्होंने भी काफी सारे सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और अपने राज्य का विस्तार किया। और इनकी बेटी का विवाह चालुक्य राजा विक्रमादित्य 4th से हुआ था। इससे दोनों वंशों के बीच जो कूटनीतिक संबंध थे वो काफी मजबूत हो गए थे। इसके बाद आते हैं गंगादेव विक्रमादित्य, जिन्होंने 1019 से लेके 1041 एडी तक राज किया, और इन्होंने कह सकते हैं कि अपने शासनकाल में कलचुरी साम्राज्य को पुनर्जीवित किया और अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इन्होंने अंग, उत्कल, काशी, बनारस और प्रयाग जैसे क्षेत्रों पर भी कब्जा किया, और इनके ही शासनकाल में कलचुरी वंश की शक्ति और प्रभाव में काफी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इनके बाद हम आते हैं लक्ष्मीकर्ण पर, जो कि 1041 से लेके 1073 एडी तक राज करते थे।
इनके बारे में ही सबसे ज़्यादा एविडेंसेस हमें मिलते हैं और इन्होंने बंगाल, कलिंग और मालवा के शासकों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। गंगादेव के उत्तराधिकारी थे कर्ण और ये योद्धा और कुशल प्रशासक भी थे। रीवा के शिलालेख में इनके पूर्वी देश पर विजय का उल्लेख मिलता है और इनकी बेटी वीरश्री का विवाह पूर्व बंगाल के जटावर्मन से हुआ था। तो कर्ण ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इसके अलावा महाराजाधिराज, परमेश्वर, त्रिकलिंगाधिपति और निज भुजोपार्जिताश्वपति, गजपति, नरपति, ये सारी उपाधियां इनको मिली थी। तो यश कर्ण के जबलपुर और खैरहा अभिलेखों में भी कहा गया है कि अपनी असफलताओं के कारण कर्ण ने अपने पुत्र यश कर्ण के पक्ष में राजगद्दी त्याग दी थी। फिर मतलब इतने ज्यादा इनको उपाधि मिली, इतना ज्यादा इन्होंने काम किया, उसके बाद भी इनको लगता था कि इनकी असफलताएं हैं या फिर ये शायद उतने ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं जितना कि इनके पूर्वज थे। तो इस वजह से फिर इन्होंने अपनी गद्दी त्याग कर अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इसके अलावा इन्होंने साहित्यकारों को भी काफी संरक्षण दिया था। तो कश्मीर के संस्कृत कवि बिल्हण, जिन्होंने विक्रमांक देवचरित की रचना की थी, उनको भी सम्मानित किया गया था। तो बिल्हण, नचिराज, विद्यापति और कर्पूर इनके दरबार के काफी जाने माने कवि होते थे। और इनकी दूसरी राजधानी हम लोग कह सकते हैं कि बनारस था, जहां इन्होंने कर्ण मेरू नामक भव्य मंदिर बनवाया। और इसी तरह प्रयाग में उन्होंने कर्ण तीर्थ नाम से भी घाट बनवाए। त्रिपुरी के पास विद्वान ब्राह्मणों की एक बस्ती कर्णावती भी इनके द्वारा ही स्थापित की गई थी। और अमरकंटक, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, वहां पर भी त्रिदेवों वाला मंदिर, जिसे त्रयायतन मंदिर या कर्ण मठ और कर्ण दहारिया मठ भी कहा जाता है, इसको बनवाने का श्रेय भी इनको ही जाता है। और सारनाथ शिलालेख के अनुसार इनके शासनकाल के दौरान बौद्ध मठ जो थे वो भी काफी फल फूल रहे थे। तो कर्ण के बाद यश कर्ण ने फिर शासन किया। अब ये तो थे इसके जितने इम्पोर्टेंट राजा थे या जो इन्फ्लुएंशियल राजा थे, उनके बारे में एक छोटा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कल्चुरी वंश का महत्व हमारे लिए एविडेंट किस तरह से है ना, हम लोग किस तरह से अभी के समय में उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो था साम्राज्य का विस्तार। तो इन्होंने अपने शासनकाल में मध्य और पश्चिमी भारत के विस्तृत क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और त्रिपुरी, माहिष्मती, रतनपुर जैसे कई महत्वपूर्ण केंद्रों से उन्होंने अपना शासन मजबूत किया। इसके बाद हम आते हैं कला और वास्तुकला के विकास पर। तो जो कल्चुरी राजा थे, इन्होंने कई मंदिर, किले और अन्य स्थापत्य कला के अद्वितीय उदाहरणों का भी निर्माण किया। इनकी स्थापत्य कला में भारतीय कला की समृद्धि और विविधता को काफी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। कल्चुरी राजवंश ने काफी बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म का पालन किया और उसके अलावा मतलब ये सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं थे। इनके समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी काफी ज्यादा विकसित हुआ। उनमें से अधिकांश जो थे वो हिंदू बने रहे और उन्होंने शिववाद या शैविज्म का अनुसरण और प्रचार किया और अनमोल पुरातात्विक महत्व के सुंदर मंदिरों का भी काफी निर्माण किया। तो अभी उतने ज्यादा मंदिर तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो रोडवेज डेवलपमेंट या फिर जो भी डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें लोग उतना ध्यान नहीं देते। तो काफी सारे जो वास्तुकला या आर्किटेक्चरल एविडेंसेस थे वो अब नष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी जितने बचे हुए हैं उनको ही देख के हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्होंने अलौकिक काम किया हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल जो है सबसे अच्छा, वो जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर है, जो कि भारत के सभी 64 योगिनी मंदिरों में सबसे भव्य और सबसे महत्वपूर्ण है।
इस मंदिर के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आर्किटेक्चर या आर्ट या फिर स्कल्पचर जो थे वो किस तरह के थे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। लेकिन इससे जुड़ी एक बहुत रोचक कहानी थी जो कि खुद डॉक्टर राय बहादुर हीरालाल जी के शब्दों में इस प्रकार है कि बुंदेलखंड में खजुराहो का 64 योगिनी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। तो अगर आप लोग गए होंगे खजुराहो तो वहाँ के मंदिरों में 64 योगिनी का भी मंदिर था। अब तो वो काफी टूट फूट गया है और योगिनियों की मूर्तियां भी वहां पर नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो अबैंडन्ड है, बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन ये काफी साल पहले हो चुका था, ऐसा नहीं है कि ये रिसेंटली ही अबैंडन हुआ है या इसकी मूर्तियां उठ गई हैं। काफी पहले हो चुका था ये। इस वजह से खजुराहो में ये किंवदंती है कि वहां की योगिनियां अप्रसन्न होकर नर्मदा किनारे भेड़ा घाट को चली गईं। तो अब इसका बेसिक अर्थ अपन ये लगा सकते हैं कि खजुराहो का मंदिर जो है वो भेड़ा घाट के मंदिर से ज्यादा प्राचीन है, क्योंकि पहले वहां पर मंदिर भी था, योगिनियां भी थी, और बाद में भेड़ा घाट का मंदिर और वहां पे पूरा डेवलपमेंट हुआ। और बाद में ही फिर भेड़ा घाट में काफी बड़ा और विस्तृत मठ बनाया गया, जिससे फिर शायद हो सकता है खजुराहो का जो मंदिर था उसकी कीर्ति कम हो गई या लुप्त हो गई। तो जो खजुराहो निवासी थे उनका स्थान क्योंकि अनुपम मंदिरों से परिपूर्ण था, वो ये उतना सहन नहीं कर सके कि भेड़ा घाट का जो मंदिर है 64 योगिनी का, वो उनके योगिनी मंदिर से ज्यादा अच्छा या ज्यादा बढ़िया कहा जाए। तो इसलिए इन लोगों ने भेड़ा घाट वालों पर चोरी का आरोप लगा दिया। लेकिन उनको ये समझाना कठिन हो गया कि भाई इतनी वजनदार मूर्तियां सैकड़ों मीलों तक कैसे पहुंची होंगी। तो फिर ये कह दिया गया, वहां पर ये कहानी शुरू हो गई कि मूर्तियां ही अप्रसन्न होकर चल दी और नर्मदा के किनारे उन्होंने अपना निवास स्थिर कर लिया। तो इसमें कलचुरियों की भी कुछ करतूत नहीं थी। जो खजुराहो के चंदेल थे और कलचुरी थे, इनके बीच में थोड़ी बहुत ईर्ष्या भी थी उस समय में, इसलिए इस कहानी को काफी समर्थन भी मिला। लेकिन ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं हो सकता कि मूर्तियां खुद नाराज होके चली गई वहां से या किसी ने उठाकर उतनी दूर लाके रख दी। जो भी रीजन था डिस्ट्रक्शन का, लेकिन ये स्टोरी काफी वहां पर प्रचलित है। तो कलचुरी काल के हिंदू मंदिरों के अलावा हमें कई सारी जैन मूर्तियां भी मिलती हैं। कुछ अभी जो जबलपुर का रानी दुर्गावती संग्रहालय है वहां पर भी रखी हुई हैं। वहां अगर आप कभी जाएं तो देख सकते हैं कि हो सकता है उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं हो, लेकिन जो मूर्तियों की बनावट है उससे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था कि हम हिंदू मंदिरों को बहुत ध्यान देंगे या जैन मंदिरों पे ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू और जैन मूर्तियां जो दोनों देखने को मिलती हैं या दोनों जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हमें दिखाई पड़ते हैं वो इक्वली खूबसूरत हैं। दोनों में इक्वली सुंदर कार्विंग की गई है, बहुत अच्छी डिटेलिंग की गई है। तो किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। रीवा किला जो है, जो भी सेंट्रल इंडिया में ही आता है, रीवा किले का जो द्वार जिसे झूला दरवाजा भी कहा जाता है, ये भी लगभग 10th सेंचुरी में बनाया गया था और मुख्य रूप से इसे गुर्गी, जो कि रीवा जिले में ही आता था, इसके एक प्राचीन मंदिर से लाया गया था। वहां से लाके फिर इसको जो रीवा का फोर्ट था उसके किले रीवा फोर्ट का ही मेन दरवाजा या द्वार जो होता है वो बना दिया गया। तो अगर तस्वीरें हम देख सकते हैं, पहली 1880 की है और दूसरी 2018 की। तो अब मूर्ति कला पे हम आते हैं वास्तुकला के बाद। तो हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा कि कलचुरी काल में निर्मित मूर्तियां अत्यंत उत्कृष्ट और सुंदर होती थी। वे न केवल धार्मिक महत्व की थी बल्कि कला के क्षेत्र में उच्च मानकों को भी स्थापित करती थी। अब गंगाई देव के शासनकाल में गज लक्ष्मी की कई मूर्तियां बनाई गईं जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं। तो जब हम लोग एक पहचान ये भी है कलचुरी आर्किटेक्चर की कि
जितने भी मेजर स्ट्रक्चर्स हैं या उनके डोरवेज हैं, उनके ऊपर गजलक्ष्मी की मूर्ति हमेशा दिखाई पड़ती है। तो जो प्रारंभिक कलचुरी मूर्तिकला थी, मतलब ये नहीं कह सकते कि बाद में धीरे-धीरे उन्होंने डेवलपमेंट किया। जो शुरुआत की मूर्तियाँ थी, वो भी उतनी ही उच्च गुणवत्ता की होती थी। तो एग्ज़ाम्पल में देखिए आप कि ये मानव आकृति या जो हम देवी या अप्सरा की मूर्ति को कह सकते हैं, इनको अगर देखा जाए तो इनके भाव-भंगिमा और इशारों के साथ बहुत ही रोचक समन्वय और सुव्यवस्थित अंगों का प्रदर्शन दिखता है। मतलब काफ़ी डिटेल में इसको बनाया गया है इस मूर्ति को और पूरा जो एनाटॉमी है उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। जो ये दूसरी मूर्ति है, इसमें उमा महेश्वर की बहुत सुंदर मूर्ति है। इसका भी डिपिक्शन हमें देखने को मिलता है। इनके पूरे डिपिक्शन से मतलब है कि इनकी भाव-भंगिमा, ज्वेलरी, साथ में इनके जो सहायक थे वो भी दिखाई पड़ते हैं, इनकी सेवा करने वाले भी दिखाई पड़ते हैं, इनके जो वाहन हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता था मूर्तियों में भी और ये मूर्ति तो अब रानी दुर्गावती म्यूज़ियम जबलपुर में काफ़ी संरक्षण में रखी हुई है। तो वास्तुकला और मूर्ति के अलावा इनका धार्मिक योगदान भी था। कई सारे धार्मिक संस्थानों को संरक्षण दिया गया था और धर्म के प्रचार-प्रसार में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इन्होंने शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायियों को भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा इनका राजनीति में भी योगदान था। तो राजनीति के द्वारा ही जो इनके साम्राज्य का विस्तार होता था, किस तरह से अलग-अलग राजाओं ने अलग-अलग जगहों पर अपनी विजय प्राप्त की, ये हमने ऑलरेडी समझा अभी, तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो कूटनीतिक नीतियाँ थी इनकी कि अन्य राजवंशों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए, फिर दूसरे राज्यों जिनसे विवाह संबंध हुए थे, उनको इन्होंने सुरक्षा भी मिली, आपस में इन्होंने सुरक्षा, स्थायित्व, ये सारी चीज़ें इनको प्रदान हुई। तो उस तरह से इन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी किया और इसके अलावा फिर जैसे वो राज्यों को जीतते गए, उनको भी अपने में बढ़ाते चले गए फिर। तो उदाहरण के लिए जैसे लक्ष्मण राज द्वितीय ने अपनी बेटी का विवाह चालुक्य राजा विक्रमादित्य 4th से किया था और कृष्णराज और नट्टा देवी की भी कहानी है कि कोकल्ला प्रथम ने चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से विवाह किया और अपनी उनकी जो बेटी थी उनका विवाह कृष्णराज सेकंड से कर अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। तो अब इन सब के बाद में हम लोग देखेंगे कि कलचुरी वंश की काफ़ी सारी शाखाएँ थीं, जिनके बारे में विस्तार में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। आज सिर्फ एक छोटी भूमिका बनाते हैं। तो जो प्रमुख शाखाएँ थीं, वो 4 थीं। माहिष्मती के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, कल्याणी के कलचुरी और रतनपुर के कलचुरी। तो सबसे पहले जो माहिष्मती कलचुरी थे, वो सबसे प्रसिद्ध राज्यों में से एक था, जिसकी राजधानी ऑब्वियसली माहिष्मती था। इस राज्य का उल्लेख भारतीय महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत और दीघ निकाय जो कि बौद्ध धर्म का है, इसमें भी मिलता है। महान कवि कालिदास जी ने भी महिष्मती का उल्लेख नर्मदा नदी पर स्थित एक शहर के रूप में किया हुआ है। प्राचीन काल में यह अवंती राज्य के दक्षिणी हिस्से और बाद में अनूप राज्य के एक बहुत महत्वपूर्ण शहर में से एक माना जाता था। हालांकि इस जैसा हमने पहले भी समझा कि सटीक स्थान की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन क्योंकि इसके जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित महेश्वर से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है, इसलिए माहिष्मती और महेश्वर को हम लोग समानांतर तरह से देख सकते हैं। फिर अगर हम लोग कॉइन्स की बात करें तो ये रजत मुद्रा, इसको ड्राचमा या रूपक के नाम से जाना जाता था, जिसे राजा कृष्णराज ने अपने शासनकाल में जारी किया था। इस सिक्के के सामने वाले भाग पर राजा की दाईं ओर मुख वाला चित्र है और इसके विपरीत भाग पर केंद्र में नंदी बैल और सिक्के के चारों ओर राजा का नाम अंकित है। अब माहिष्मती के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन था वो था त्रिपुरी। तो त्रिपुरी के कलचुरी को चेदी के कलचुरी नाम से भी जाना जाता है। इस वंश ने 7वीं से लगभग 13वीं शताब्दी के बीच में इस पूरे राज्य पर शासन किया।
त्रिपुरी के कलचुरी वंश की उत्पत्ति तो अनिश्चित है, लेकिन कहा जाता है कि ये लोग माहिष्मती के कलचुरियों के ही वंशज थे। प्राचीन साहित्य में भी त्रिपुरी का काफी उल्लेख मिलता है। महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इसका उल्लेख है। और महाभारत में ये बताया गया है कि त्रिपुरी के राजा को सहदेव ने पराजित किया था। तो उस समय से इसके काफी एग्जिस्टेंस की बात हम लोग कर सकते हैं। त्रिपुरी के कलचुरी ने उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा और पश्चिमी दक्कन के हिस्सों पर शासन किया। तो राजा गंगाईदेव, जो कि दहाला के कलचुरी राजा द्वारा जारी किए इस स्वर्ण सिक्के के अग्रभाग पर बैठी हुई देवी गजलक्ष्मी अंकित हैं। इन सिक्कों पर गुप्त और गौड़ काल के सिक्कों का भी प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ये 4.5 माशा का सिक्का राजा गंगाईदेव ने अपने त्रिपुरी के कलचुरी शासनकाल के दौरान जारी किया था। इस सिक्के का वजन लगभग 3.81 ग्राम है और इसके अग्रभाग पर बैठी हुई देवी लक्ष्मी अंकित है और पीछे की तरफ देवनागरी में श्रीमद गंगाईदेव लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं रत्नपुर की कलचुरी, जो कि 11वीं से 12वीं शताब्दी सीई तक मध्य भारतीय वंश में राज करते थे। आज के समय में रत्नपुर को हम लोग बिलासपुर जिला, जो कि छत्तीसगढ़ में है, उससे एक कंपैरिजन कर सकते हैं। और अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने रत्नपुर से लेकर वर्तमान छत्तीसगढ़ तक के हिस्सों पर शासन किया। मतलब छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों पर भी काफी इनका प्रभाव था। तो राजा जज्जल देव प्रथम एक रत्नपुरी का एक अभिलेख मिला है, जिसके अनुसार जो त्रिपुरी के कलचुरी राजा कोकल्ला थे, इनके 18 पुत्र थे और इन 18 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र ने त्रिपुरी के सिंहासन पर राजा कोकल्ला के उत्तराधिकारी बनकर राज किया और जो बाकी के छोटे पुत्र थे, इन्होंने बाकी के जो सराउंडिंग एरियाज थे उन पर राज किया, उनके शासक बने। तो रत्नपुर के कलचुरी इन्हीं 18 में से बाकी पुत्रों में से एक है या फिर इनके ही वंशज हैं, वो क्लियर नहीं है, लेकिन स्टिल ये कहा जाता है कि त्रिपुरी के राजाओं के ही वंशज थे ये। अब अगर इनका कॉइन अगर हम लोग देखें तो ये 2.5 माशा का सिक्का है। इसका बेस सोने में है और राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा इनके शासनकाल के दौरान जारी किया गया था। इस सिक्के के सामने वाले भाग पर बाघ पर चढ़े हुए हाथी, जिसे कि गजा शार्दुल कहा जाता है, को दाहिनी ओर मुख किए हुए दिखाया गया है और इस सिक्के के विपरीत भाग पर नागरी लिपि में अभिलेख अंकित है। तो रत्नपुर के बाद आते हैं कल्याणी की कलचुरी, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर इन्होंने शासन किया था। तो ये भी लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी तक वहां पर शासन करते थे और मेजर इनका जो प्रभाव था वो दक्कन क्षेत्र में कहा जाता है। और राजा बिज्जल ने बनवासी में कल्याणी चालुक्यों के सामंत के रूप में भी सेवा की। तो ये इस वंश के वाइसरॉय या संस्थापक कहे जा सकते हैं और इन्होंने चालुक्य राजा तैल तृतीय से सत्ता छीनकर फिर कर्नाटक पर अधिकार स्थापित किया। तो कल्याणी के जो कलचुरी थे, उन्होंने अपने शासकों के मूल को राजा कृष्ण से जोड़ा, जिन्होंने वर्तमान मध्य प्रदेश के कलिंजर और दहाला को जीत लिया था। तो 12वीं शताब्दी के दौरान जब चालुक्य के कल्याणी पर अधिकार हुआ तो इन्होंने फिर अपना जो राजधानी थी उसको मंगलीवाड़ा या मंगल वेधे की ओर दक्षिण की तरफ नियुक्त किया। इन्होंने भी स्वयं को कलंजर पूर्वाधीश्वर यानी कलंजर के स्वामी की उपाधि दी, जो कि इनके मध्य भारतीय मूल्य को इंगित करता है। अब कल्याणी के कलचुरी का प्रतीक चिन्ह था स्वर्ण वृषभ, जिसे सोने का बैल हम लोग कह सकते हैं। अब ये जो सिक्का हम लोग देख रहे हैं, ये पंच चिन्हित गद्यान राजा बिज्जल त्रिभुवन मल्ल द्वारा उनके शासनकाल के दौरान जारी किया गया था। इस सिक्के के अग्रभाग पर 9 चिन्ह अंकित हैं, जिसमें 5 से हैं। 2 बार कन्नड़ अक्षर में श्री लिखा हुआ है, एक सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं, एक कन्नड़ लेखन में कटचुरे लिखा गया है
और सिक्के के विपरीत भाग पर एक प्रतीक का चिन्ह अंकित है। तो अब अगर हम इस अपने पूरे लेक्चर को कंक्लूड करें तो ये हमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि कलचुरी वंश जो था वो भारतीय इतिहास में अपनी काफी महत्वपूर्ण जगह रखता था और इनकी उपलब्धियां और योगदान भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का काफी अभिन्न अंग थे, जो आज भी हमें उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। इनकी कला, संस्कृति और प्रशासनिक कुशलता ने भारतीय इतिहास को समृद्ध किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। कलचुरी वंश ने भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनकी सैन्य, सांस्कृतिक और धार्मिक उपलब्धियों ने न केवल उनके समय में बल्कि भविष्य के लिए भी उच्च मानकों को स्थापित किया। तो इनकी कहानियां और उपलब्धियां हमें आज भी प्रेरणा देती हैं और भारतीय संस्कृति की धरोहर को समृद्ध करती हैं। तो कलचुरी वंश का विस्तार और उनके द्वारा किए गए कार्य भारतीय इतिहास में काफी अद्वितीय स्थान रखते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लिए हम लोग बस इतना ही समझेंगे। आगे की विस्तृत जानकारी कि किस तरह से जो 4 इनके मेजर डायनेस्टीज थी, सब डायनेस्टीज थी कलचुरीज की, उन्होंने किस तरह राज किया, उनके द्वारा क्या क्या आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर को किस तरह से बढ़ाया गया, इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग अगले सेशंस में कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम लोग इतने पर ही रोकते हैं। धन्यवाद।